हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस का। अपना एक मैराथन है, ये मैराथन का पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 कब है? पार्ट 2 अपना मैराथन होगा कल। और अपनी वेबसाइट है जो www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, वहां पे अपना पार्ट 2 होगा। कल शाम को 5:15 बजे इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पार्ट 2 है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पार्ट 1 की आज बात करते हैं। बहुत तसल्ली से सारी चीजों को आराम से सुनना है। और ये अपना जो कोर्स है जून सेशन के लिए, जिसमें स्टडी मटेरियल वगैरह सब है, 40% ऑफ चल रहा है। ये सारी बात मैं इस सेशन के बाद में बात करूंगा। ठीक है, चलो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इन ए सिटी ऑन ट्रैफिक कंजेस्टेड रोड the nitrogen dioxide concentration was observed as 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन दिया गया है 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन मिलीग्राम पर 1000 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो देखिए, आपको जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है मिलीग्राम पर 1000 मीटर क्यूब में। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको पता है माइक्रोग्राम क्या है, 10 की -6 हो गया, और मिलीग्राम 10 की -3 हो गया। तो अब मिलीग्राम जो यूनिट है वो बड़ी है अगर कंपैरेटिवली बात करें माइक्रोग्राम से। तो क्या होगा, अगर हम बात करें तो 80 है ना, 1000 ये हो गया हमारे पास मिलीग्राम में, है ना, और ये आएगा पर मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलीग्राम में पर 1000 मीटर क्यूब, लेकिन ये है पर मीटर क्यूब। अगर पर 1000 में पूछेंगे तो इनटू फिर 1000 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो फाइनली सेम वैल्यू बच जाएगी, वो 80 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करवाने की कोशिश की है, क्योंकि वहां पे पर मीटर क्यूब नहीं पूछ के पर 1000 मीटर क्यूब पूछ लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार HPSC में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखना है। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी पूछा गया था। आगे एक क्वेश्चन है, इफ ए कंपाउंड इज एनालाइज्ड टू कंटेन 86% कार्बन एंड 14% हाइड्रोजन बाय मास, द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। आपको क्या दिया है, एक कंपाउंड है उसमें 86% कार्बन है और 14% है वो हाइड्रोजन है बाय मास। तो आपको पूछा है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको बहुत आराम से आप करो कि आपने 100 मान लिया। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं आपको, बहुत आराम से करना है। हमने क्या कहा, हमने मान लिया कि एज्यूम कर लिया कि 100 ग्राम है हमारे पास सैंपल। कितना है? 100 ग्राम। और उसमें कार्बन का मास कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज की बात की गई है। और तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन 86% है, तो हमने मान लिया कि 86 ग्राम है वो कार्बन है, क्योंकि परसेंटेज की बात है, हमने 100 मान लिया। और हाइड्रोजन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 14 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम एक बात, अब अगर फॉर्मूले की बात आती है तो हम मोल की भी बात करेंगे। तो आप एक बात बताइए, कार्बन का जो 1 मोल है उसमें लगभग कितना ग्राम होता है? हमें पता है कार्बन का अगर 1 मोल है तो लगभग उसमें 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम पर मोल होता है। ये बात है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 ग्राम पर मोल हो गया। हाइड्रोजन में है 1 ग्राम, है ना। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं। आपको पता है कार्बन का अगर बात करें तो 12 ग्राम पर मोल होता है, हाइड्रोजन का बात करें तो 1 ग्राम पर मोल होता है। अब आपके पास 86 ग्राम क्या है, कार्बन है, तो कितने मोल हो जाएंगे? हमें एक, अगर बात करें 1 मोल में 12 ग्राम है और आपके पास 86 ग्राम है, तो आपके पास कितने मोल हो गए? तो 86 टोटल ग्राम है, और 1 ग्राम में, सॉरी 1 मोल में जो ग्राम है वो 12 है, तो कितने मोल हो गए? 12 7 84, लगभग 7.17 ये आपके पास क्या हो गए, मोल हो गए कार्बन के। बिल्कुल बेसिक से आप समझना, हमने 100 ग्राम माना टोटल। ठीक है, उसमें 86% कार्बन की बात है, यानी कि हमने मान लिया 86 ग्राम कार्बन है, और हाइड्रोजन है 14%, यानी कि 14 ग्राम, ये हमने माना। अब 86, अब हमें एक बात तो पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन है तो वो उसका वजन हमारे पास 12 ग्राम होता है।
तो हमारे पास है टोटल 86 ग्राम। कितना है? 86 ग्राम है। और तो कितना मोल हो जाएगा? तो हमें पता लग गया कि अगर 86 से अगर 12 का डिवाइड कर दें, क्योंकि एक जो मोल है उसमें 12 ग्राम है, टोटल 86 है, तो मोल कितना आ जाएगा? लगभग 7.17 मोल हमारे पास कार्बन हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 14 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 14% की बात 14 ग्राम है। और हमें पता है कि एक मोल में वेट कितना है, कितना मास है? 1 ग्राम है। तो अगर इसका मोल की बात होगी तो कितना आ गया? 14 मोल ही आ गए, ठीक है। अब हमारे पास जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 7:14 की बात होगी, ठीक है। यानी कि इसको काट दो, 1:2 की बात होगी, है ना। यानी कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है। CH2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलो उस ऑप्शन में चलते हैं। आपको बिल्कुल आराम से चीज समझ में आ गई होगी ना। तो CH2 इज द राइट ऑप्शन। CH2 ये रहा सेकेंड ऑप्शन, ये राइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन इस पैटर्न से न्यूमेरिकल टाइप पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ ऑफ लैंडफिल साइट, है ना। लैंडफिल साइट इफ साइज ऑफ प्लॉट, आपको प्लॉट का साइज दिया हुआ है 100 × 100 × 10, यानी कि आपको पूरा एक वॉल्यूम पूरा हो गया ना, आपको पूरा उस प्लॉट का साइज दे दिया, है ना। आपको लेंथ दे दी, इसका विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, टोटल आपको दे दिया। और एंड द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट कमिंग डेली इज 10 टन, यानी कि जो डेली क्वांटिटी आ रही है वो 10 टन आ रही है। और उसका जो डेंसिटी है वो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो आपको एक प्लॉट दे दिया है ना, उस प्लॉट का साइज कितना है? आप बेसिक सी समझिए कि एक प्लॉट साइज है, इसका साइज है देखिए 100 × 100 × 10 मीटर। तो ये टोटल साइज कितना हो गया? 2 2 4 1 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये इतना मीटर क्यूब का आपके पास साइज आ गया, वॉल्यूम है, एक प्लॉट है। और उस प्लॉट में आप डेली कितना है? 10 टन, है ना, 10 टन उसमें आप बेसिकली वेस्ट है वो डाल रहे हैं। और उस वेस्ट की जो डेंसिटी दे रखी है वो आपको दे रखी है 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपको देखो डेंसिटी तो दे रखी है 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और जो डेली बेसिकली कम जो आ रहा है वेस्ट आ रहा है उस प्लॉट के अंदर वो 10 टन आ रहा है। तो एक देखो यूनिट तो हमें सेम रखनी पड़ेगी, यूनिट सेम नहीं होगी तो कैलकुलेशन सेम नहीं होगी। तो इसको हम यूनिट में चेंज करते हैं, यानी कि हमारे पास जो डेंसिटी दी हुई है, पहले हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1 लाख मीटर क्यूब, है ना। 1 लाख मीटर क्यूब का प्लॉट का साइज आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी गई है। तो अगर उसको हम डेंसिटी को टन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? टन पर मीटर क्यूब में, तो 500, ठीक है ना, ये किलोग्राम में दिया हुआ है। और अगर इसको हम किस में बदल रहे हैं? टन में बदल रहे हैं, तो इसका डिवाइड किससे करेंगे? 1000 किलोग्राम में, क्योंकि 1000 किलोग्राम पर टन, ठीक है ना। तो हमारे पास जो डेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई? 0.5 टन पर मीटर क्यूब आ गई। ये आपको समझ में आ गया ना क्यों किया हमने? क्योंकि हमें जो इनफ्लो हो रहा है वेस्ट का वो टन में ही हो रहा है, और हमारे पास जो डेंसिटी है उस वेस्ट की वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी गई है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हमने चेंज करने के लिए टन पर मीटर क्यूब में 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1000 किलोग्राम पर टन की बात की है। तो उसमें क्या होगा? हमारे पास जो डेंसिटी आ गई वो 0.5 टन पर मीटर क्यूब आ गई। अब हमारे पास डेंसिटी भी आ गई और उसका वॉल्यूम भी आ गया, तो हम उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो पता लग गई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास प्लॉट का साइज है 1 लाख मीटर क्यूब, है ना। और हमारे पास जो डेंसिटी है उसकी है 0.5, तो अगर इसको हमने इनटू कर दिया, ये टोटल उसका कैपेसिटी आ जाएगी ना, तो हमारे पास 50,000 टन की कैपेसिटी है, ठीक है ना। 50,000 टन की कैपेसिटी है उस पूरे के पूरे प्लॉट की। और हम डेली कितना टन डाल रहे हैं उसमें? 10 टन डाल रहे हैं, 10 टन डाल रहे हैं ना डेली के डेली। तो इसको पूरा देखिए कितने दिनों तक डाल सकते हैं आप? अगर आपके पास 50,000 टन की कैपेसिटी आ गई, ठीक है, और आप 10 टन डेली डाल रहे हैं, तो आपके पास 5000 दिनों तक की कैपेसिटी है, यानी कि 5000 दिनों तक आप उसमें वेस्ट डालते रहिए। अब अगर ऑप्शन हमारे पास ईयर्स में दिए हुआ है, तो अगर हम दिनों को ईयर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 365 हो जाएगा, और हमारे पास लगभग 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तेरा 13.5 इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले आपका प्लॉट का जो साइज दिया हुआ है वो देख लिया हमने, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, फिर उसका जो डेंसिटी है उसको हम सेम यूनिट में लेके आ रहे हैं। डेंसिटी को हमने चेंज किया टन में, ठीक है, वो आ गई। तो हमारे पास प्रॉपर जो कैपेसिटी है वो आ जाएगी, और टोटल जो कैपेसिटी आ गई हमारी वो डेज में हमारे पास पर डे कितना डालना है उससे डिवाइड किया, तो पूरे दिन कितने हम उसमें जो वेस्ट है वो डाल सकते हैं वो आ गया। अब उसको 365 से किया तो ईयर्स में हमारे पास ऑप्शन आ गया, क्योंकि आंसर है वो ईयर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत आराम से चीजों को समझ के करना, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द वेस्ट वाटर कंटेन TKN, that is total केजल नाइट्रोजन ऑफ 30 मिलीग्राम पर लीटर, है ना, आपको नाइट्रोजन का TKN दिया हुआ है, दैट इज 30 मिलीग्राम पर लीटर। देन इट्स अल्टीमेट नाइट्रोजिनस BOD, हम बात करते हैं ना NBOD और CBOD, तो ये NBOD की बात कर रहा है ना, कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। आपको यहाँ पे दिया हुआ है TKN, ठीक है, यानी कि टोटल केजल नाइट्रोजन दिया हुआ है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछा है कि NBOD कितना होगा, सीधे सीधी सी बात है। तो देखो हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जन फैक्टर होता है कि कितनी, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है ना, वो कितना नाइट्रेट में बदलेगा, कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो मैं आपको कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू बता दूंगा, वो आपको याद रखनी है। कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे इनटू करेंगे, वो भी हम बात कर लेंगे, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं कि अगर कैलकुलेशन करते हैं नाइट्रोजनस BOD का, NBOD का, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा ये, है ना, यानी कि हमारे पास अमोनियम है, ठीक है, और उसमें 2 O2 है ना, 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, और वो रिएक्ट करके हमारे पास ये बन रही है, ये नाइट्रेट है हमारे पास, है ना, इसका फंक्शन है बेसिकली। तो आप यहाँ देखिए, आपको मास ऑफ 2 मोल मास आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर आप 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है ना, तो ये एक कन्वर्जन फैक्टर आ गया। तो 2 मोल ऑफ मास है, उसका कितना वेट आ गया हमारे पास, एक का 32 है, तो 2 मोल का 64 आ गया, और हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना, पर मोल का 14 ग्राम आ गया। तो ये कन्वर्जन फैक्टर लगभग कितना आ गया, 4.57। ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है आपको, ये कन्वर्जन फैक्टर है कि जो अमोनियम है, आयन है, वो नाइट्रेट में जो चेंज हो रहा है वो कन्वर्जन फैक्टर है। और ये कैसे है कन्वर्जन फैक्टर, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस कन्वर्जन फैक्टर को अगर हम इनटू कर देते हैं, हमारे पास जो TKN दिया हुआ है, तो हमारी NBOD आ जाएगी। तो NBOD इक्वल टू जो अपने पास TKN की वैल्यू दी गई है, और उसको कन्वर्जन फैक्टर यानी कि 4.57 से इंटू कर दीजिए, तो हमारे पास ये 30 है, और ये 4.57 से इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा, लगभग 137-38 आ जाएगा, है ना, 137 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन में ऑप्शंस में चलते हैं, आराम से देखो इसमें क्या आंसर है। हाँ, 138, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो इसको बिल्कुल, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रह ही जाएगा, आपको पता है कन्वर्जन फैक्टर है, याद रख लेना आप, 4.57 है, कैसे आया ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब ध्यान रखना ये बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहा है। The end product of aerobic and anaerobic biological process contain one common constitute. This common end product in aerobic and anaerobic processes. देखो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक है एरोबिक और एक है एनाएरोबिक, तो उसमें प्रोडक्ट तो बनेगी। तो आप से ये पूछा जा रहा है कि एरोबिक और एनाएरोबिक में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सेम बनेगा, एरोबिक प्रोसेस में भी और एनाएरोबिक प्रोसेस में भी। तो अगर हम बात करते हैं, देखो इसका राइट ऑप्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे है देखिए, जैसे हमारे पास C6H12O6 है, और एरोबिक प्रोसेस का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस है, तो अगर हमने ऑक्सीजन लिया तो हमारे पास क्या बना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया, ठीक है, और हाई एनर्जी बन गई, ये बन गया। तो देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है हमारे पास। अगर हम ईस्ट वगैरह का यूज करते हैं, एनएरोबिक प्रोसेस होता है, तो यही हम जैसे हमने लिया कार्बोहाइड्रेट, ये C6H12O6 ग्लूकोज लिया, और यहाँ पे ईस्ट वगैरह है, ठीक है ना, एनएरोबिक प्रोसेस है, यहाँ ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बनेगा, देखिए एथाइल एल्कोहल C2H5OH बन गया, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
ठीक है, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे एनर्जी की बात हो जाएगी, यहाँ वाटर नहीं है, ठीक है। तो देखिए कॉमन कौन सा है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कॉमन कौन सा बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। एरोबिक और एनएरोबिक दोनों जो प्रोसेस है उसमें एंड प्रोडक्ट जो सेम बनेगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपको, ये लैंड फिलिंग से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये मैच करना है, ठीक है। अब मैं पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ लिस्ट 1 में दिया हुआ है कि अबो ग्राउंड लैंडफिल के साथ कौन सा मैच करोगे, बिलो ग्राउंड लैंडफिल, स्लोप लैंडफिल और वैली लैंडफिल। देखो अबो ग्राउंड लैंडफिल की बात आती है ना। बेसिकली क्या होता है, अबो ग्राउंड लैंडफिल या जिसको हम एरिया लैंडफिल भी बोल देते हैं, जहां पे जो वाटर टेबल है वो काफी ऊपर होती है ना, और लीचेट वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है नहीं तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या यहाँ कौन सा मैच करेंगे अबो ग्राउंड लैंडफिल में। बेसिकली यहाँ होगा लीनियर एंड लीचेट कंटेंट सिस्टम, यहाँ पे मिलाना होगा हमें। तो एक बिल्कुल ए का 3 आ गया, ठीक है। और जैसे ही ए का 3 आ जाता है हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए का आएगा 3 आएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी में ही है। बी का आ जाएगा 4, बी हमारे पास क्या है, बिलो ग्राउंड लैंडफिल, तो इसमें आ जाएगा जो बिलो ग्राउंड लैंडफिल हमें करनी है तो लो परमेबिलिटी लीनियर लगाने होंगे जिससे कि लीचेट ना हो, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया। और स्लोप की बात करेंगे तो सी का हमारे पास 2 है, स्लोप यानी कि कंट्रोल इनफ्लोइंग ऑफ वाटर, है ना। स्लोप अगर हम कर रहे हैं लैंडफिलिंग तो वाटर का इनफ्लो ना हो। और वैली लैंडफिल की बात हो रही है तो सरफेस ड्रेनेज से हमें बचना होगा, यानी कि डी का आ गया 1। ये लैंड फिलिंग की बात हो रही है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा डी का 1 आ जाएगा और इसको डिस्क्राइब थोड़ा कर देता हूं, ध्यान से समझना है। बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन और पूछा गया। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमा के क्या, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे जो चारों पॉइंट हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ लैंड फिलिंग इफ वाटर टेबल इज वेरी हाई। अगर वाटर टेबल बहुत हाई है तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा लैंड फिलिंग का। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि अबो ग्राउंड या फिर एरिया मेथड इसको बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो और ऑप्शंस हैं इसके बारे में भी बात कर ले हैं, जैसे अबो ग्राउंड लैंडफिल या जिसको एरिया लैंडफिल बोलते हैं, इसमें थोड़ा जो अभी मैच करके आए क्वेश्चन उसकी भी देख लो। देखिए द एरिया लैंडफिल इज यूज्ड व्हेन द टेरेन इज अनसुटेबल फॉर द excavation of trenches in which place the solid waste. High groundwater condition necessitates the use of area type landfill. Site preparation include the installation of linear and leachate control system. तो इसीलिए हमने जो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन किया था पीछे, उसमें अबो ग्राउंड लैंडफिल में हमने ये चीज मैच किया था कि इंस्टॉलेशन ऑफ ए लीनियर एंड लीचेट कंट्रोल सिस्टम की बात की थी। सेकंड है बिलो ग्राउंड लैंडफिल, यानी कि इसको ट्रेंच लैंडफिल भी बोलते हैं। देखो वेयर द वाटर टेबल इज नॉट नियर द सरफेस, द एक्सक्यूटेड ट्रेंचेज आर लाइन्ड विद लो परमिएबिलिटी लाइनर्स टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ बोथ लैंडफिल गैसेज एंड लीचेट। ये जो हमने बात की थी पीछे क्वेश्चन में। स्लोप लैंडफिल की बात आती है तो कंट्रोल ऑफ इनफ्लोइंग वाटर, कि इनफ्लो ना हो वाटर का, उसको कंट्रोल करने का हमारे पास चैलेंज रहेगा स्लोप लैंडफिलिंग में। और वैली लैंडफिलिंग में कंट्रोल ऑफ सरफेस ड्रेनेज इन ऑफन क्रिटिकल फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ कैनन एंड जो डिप्रेशन साइट्स है वैली लैंडफिल में। तो ये अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको पढ़े, काफी अच्छा आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं भैया, थोड़ा डेप्थ में चीजें हो गई है। और ये क्वेश्चन एक पैटर्न सा रहता है कि लैंडफिल साइट कहां से कितनी दूर होना चाहिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है बेसिकली। अगर हम बात करें लैंडफिल साइट रिवर से बात करें तो 100 मीटर होना चाहिए अवे। लैंडफिल साइट शैल बी 100 मीटर अवे फ्रॉम रिवर, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर बात करें अगर पॉन्ड है या फिर हाईवे है, हैबिटेशन है या फिर पब्लिक पार्क है, तो वहां से कितना होना चाहिए, 200 मीटर अवे होना चाहिए। लेकिन रिवर वाला काफी पूछा है, 100 मीटर अवे होना चाहिए। और पॉन्ड 200 मीटर फ्रॉम पॉन्ड, 200 मीटर फ्रॉम हाईवे, हैबिटेशन, पब्लिक पार्क एंड वाटर सप्लाई वेल्स एंड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट एंड एयरबेस की बात की है। अगर स्पेशल परमिशन हो तो वहां कुछ अमेंडमेंट है, लेकिन ये नॉर्मली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच केमिकल कोएगुलेंट without pH concentration would be suitable to treat surface water having pH 9.67। आप नीचे आपको ये सारे के सारे
कोएगुलेंट है, ठीक है ना। कोएगुलेशन और फ्लैकुलेशन की जब हम बात करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो आपको याद आ गया होगा। तो कोएगुलेशन की बात करते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉन्डिंग हो जाती है और ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ के नीचे एक केमिकल बॉन्डिंग है, फिर नीचे वो बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। कोएगुलेशन और फ्लैकुलेशन की बात करते हैं। तो आपसे ये पूछा है इसमें कौन सा कोएगुलेंट है जो बेसिकली उसमें पीएच को ज्यादा एडजस्ट नहीं करना होता, यानी कि अगर हमारे पास सरफेस वाटर पीएच 9.67 है तो भी वो काम कर लेगा। कोएगुलेंट ऐसा कौन सा है? तो इसमें अगर ऐसा कोएगुलेंट की बात करें तो फेरस सल्फेट है, याद रखना, फेरस सल्फेट कोएगुलेंट है। बाकी जैसे पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिसको पीएसी शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ पे जो पीएच है बेसिकली इसका 8.3 या 8.5 तक ये काम कर लेता है बड़ा अच्छे से। बाद में उसको उसमें लेके आना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम सल्फेट की भी बात करें तो 8.5 तक की बात ठीक काम कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पीएच 9.67 दिया हुआ है, तो यहाँ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, फेरस सल्फेट हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका लैप्स रेट के बारे में, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी है। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है? जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर जो कम हो रहा है उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की बात करें, नॉर्मल इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कितनी है? 6.49 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ए का है 3, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात करें तो दैट विल बी 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 3, ए का 3 और बी का 1 है ना। तो राइट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ही हो गया। और लैंड ब्रीज क्या होती है? जो विंड मूव करती है कहां से कहां? लैंड से सी की तरफ। लैंड ब्रीज, जो ये पहले नाम आया है ना लैंड ब्रीज, तो लैंड से सी की तरफ, याद रखना, उल्टा मत कर देना। लैंड ब्रीज का मतलब है विंड मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, जो पहले आया है उसी को पहले रखना है, लैंड ब्रीज, लैंड टू सी। और सी ब्रीज का हो जाएगा सी टू लैंड, पहले नाम सी आया तो सी को पहले रखना है, सी टू लैंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो गया। अब मैं आपको बताऊं, जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, वहां से क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल भी पूछा गया था कि ये पार्सल है, एयर का पार्सल है कोई, वो इतनी हाइट पे जा रहा है, और तो इतनी हाइट के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो आपको ड्राई दिया हुआ होता है लैप्स रेट, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से कम करते हुए जाना है। अगर आपको नॉर्मल की बात करें तो 6.49। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अब अगर मैं टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करता हूं, तो इन्वर्जन क्या होगा? देखो, इन्वर्जन का मतलब होता है कोई चीज अपोजिट हो रही है, उल्टी हो रही है। देखिए क्या है, इट इज रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर। यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर में एक नॉर्मल बिहेवियर होता है टेम्परेचर का, उसका जो उल्टा होना शुरू हो जाए, इन्वर्स होना शुरू हो जाए, दैट विल बी टेम्परेचर इन्वर्जन। देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास कोई चीज वार्म एयर है ना। अगर वार्म एयर है, और आपको एक बात तो पता है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, हम ट्रोपोस्फेयर में एक हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। जो हम लैप्स रेट की बात कर रहे थे, तो हमारे पास वार्म एयर थी, वो ऊपर गई, थोड़ी कूलर एयर हो गई, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो ठंडी होगी, और ऊपर गई तो कोल्ड एयर हो गई। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है। क्योंकि जब हम लेयर्स की बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो टेम्परेचर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। इसी तरह से हम बात करते हैं ना ट्रोपोस्ट्रेटो, मेसो, थर्मोस्फेयर के बारे में, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर इन्वर्जन की कंडीशन आ रही है, तो इन्वर्जन में क्या होगा? देखिए, यहाँ कूलर एयर है और उसके ऊपर वार्म एयर है। देखिए, तो ये एक इन्वर्जन लेयर हो गई, ऊपर आ गई, कूलर एयर के ऊपर बेसिकली क्या आ रही है, वार्म एयर आ रही है, और उसके ऊपर कोल्ड एयर। तो यहाँ पे देखिए, बीच में यहाँ पे वार्म एयर आ गई, तो ये एक थर्मल इन्वर्जन की कंडीशन आ गई। वैसे नॉर्मल तो क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे वार्म है, फिर कूल है, फिर और कोल्ड आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कूलर फिर वार्म आ रही है, तो ये इन्वर्जन कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर इन्वर्जन लेयर का जब हम बात करते हैं ना, एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, है ना, तब ये बड़ा काम आता है। जब हम जब स्टैक की बात करेंगे ना, जब हम जो लूपिंग की बात होती है, फैनिंग की बात होती है, फ्यूमिगेशन की बात होती है, तब ये कंसेप्ट बहुत काम आता है, तब ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो बात करेंगे आगे। क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज अंडरगो फोटो डिसोसिएशन इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में फोटो डिसोसिएशन में कौन सी जाती है? तो आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाता है, क्योंकि NO2 पे जब सन की एनर्जी पड़ती है तो क्या हो गया, NO+O में टूट गया, और जो ये O है ना, ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है और O3 बनता है। दिस इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो फोटो डिसोसिएशन किसका होता है? NO2 का होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आया है, ध्यान भी रखना है। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि आपको अरेंज करना है, कुछ गैसेस दी हुई है नीचे, आपको लोअर टू हायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिक्सिंग रेशियो इन द एटमॉस्फेयर। बेसिकली हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हमें याद हो जाती है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो ट्रेस गैसेस हैं उसको भी पूछ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ इसमें आपको पहले लोअर कौन सी है सबसे, फिर हायर सबसे ज्यादा कौन सी है, तो इसमें सबसे लोअर है जिनोन, ठीक है ना, और उससे ज्यादा है हाइड्रोजन। तो EBCAD वाला सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि जिनोन, जिनोन के बाद है आपके पास हाइड्रोजन, उसके बाद है क्रिप्टॉन, उसके बाद आपके पास है हीलियम, और इनमें सबसे ज्यादा है नियोन। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको एक टेबल भी बताता हूँ, उस टेबल को भी ध्यान रखो। देखो ये गैसेज हैं, ठीक है ना, इसका परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंस कितना है ये भी आपको दे रखा है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा देखो नाइट्रोजन है और सबसे कम जिनोन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा परसेंटेज के साथ है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसका एक सीक्वेंस आपको याद रखने की कोशिश करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आपको ये पूछा है कि आपके पास एल्बेडो की बात करी है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि सबसे ज्यादा एल्बेडो किसका है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन की बात होती है। तो अगर सबसे ज्यादा एल्बेडो की बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसका मतलब पहले सबसे ज्यादा की बताना है। तो फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा एल्बेडो होता है, तो डी सबसे पहले सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ही है, तो राइट हो गया, है ना। एल्बेडो सबसे ज्यादा फ्रेश का है, फ्रेश स्नो का है। अगर उसके बाद करें तो ओल्ड स्नो का हो गया, उसके बाद अगर बात करें तो सैंड का हो गया, उसके बाद करें तो बेसिकली वेट अर्थ का, और इनमें सबसे कम फॉरेस्ट का एल्बेडो हो गया। तो राइट ऑप्शन थर्ड है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एल्बेडो से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन, ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे एल्बेडो के तो हमने बात कर ली कि दिस इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, C का 1 है, तो C का 1 कई जगह आ रहा है ना, 3 ऑप्शंस में है, तो इससे बात नहीं बनेगी। आइसोथर्म की बात भी कर लें, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ना सेम टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल सेम रहता है, ये भी आ गया, यानी कि D का हमारे पास 4 आ गया, और C का 1, इस तरह के भी ऑप्शन भी बन जाता है। लेकिन हमें अब पेरी हेलियन और एफिलियन के बारे में भी पता होना चाहिए। पेरी जो बेसिकली अर्थ है वो क्लोज आ जाती है, अर्थ कम्स क्लोजर टू द सन, दैट विल बी पेरिहेलियन। तो P फॉर पास ऐसे याद रख लेना, अर्थ कम क्लोजर टू द सन, है ना। तो ये हो गया A का 2, तो A का 2 और C का 1, D का 4, तो फिर हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन बन गया, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन बन गया। और ये एपिलियन क्या हो गया, अर्थ लिटिल फर्दर फ्रॉम द सन, यानी कि B का 3, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बन गया ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये टर्म्स आपसे याद रखना। कई बार ये पेरिहेलियन और एपिलियन के कंफ्यूजन हो जाता है, पेरिहेलियन के पास क्लोज, P फॉर पास ऐसे याद रख लेना, ठीक है, याद रखने के लिए बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ह्यूमिडिटी वाला जो क्वेश्चन है ये आपने देखा होगा हर एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मिक्सिंग रेशियो, ये सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो आपको पता है परसेंटेज की बात आएगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज देखो, P का 3 दिख रहा है सीधा सीधा, रेशियो वेपर प्रेशर टू द सैचुरेशन वेपर प्रेशर इन परसेंटेज एट ए गिवन टेम्परेचर, तो यानी कि P का मेरे पास 3 आ गया। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात आ रही है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, वेट ऑफ वाटर वेपर, याद रखना, वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एट गिवन टेम्परेचर, दैट विल बी एब्सोल्यूट, यानी कि Q का 1, P का आएगा 3, Q का 1 आ गया, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है। फिर चलो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखते हैं। स्पेसिफिक में वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ टोटल एयर है, टोटल एयर है यहाँ पे कंफ्यूजन देख लेना, ये स्पेसिफिक होगी, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। और मिक्सिंग रेशियो, वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ ड्राई एयर, यहाँ पे ड्राई एयर है, सब चीज करके चलना, ड्राई एयर मिक्सिंग रेशियो आ गया, तो S का 4 आ गया, तो D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
है ना, ये ऑप्शन हो गया। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये रिलेशन है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लैप्स रेट की बात करते हैं, रिलेशन क्या है यहां से भी आपने देखा, और अभी कुछ टर्म्स की भी बात करेंगे। देखो स्टेबिलिटी की बात क्या है, अगर हमारे पास ये कोई एयर पार्सल है, ध्यान से समझना, ये एयर पार्सल यानी कि जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, अगर ये वापस अपनी कंडीशन में आने की कोशिश करता है, नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम कहेंगे एटमॉस्फेयर स्टेबल है। ठीक है ना, क्योंकि वो ओरिजिनल कंडीशन में आने की कोशिश करता है। अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, मिक्सिंग बढ़ती है, तो वो कहेंगे अनस्टेबल है। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का, तो जो एयर पार्सल है वो गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी और मिक्सिंग ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे वो अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर वो पार्टिकल है वो ठंडा होगा, ठीक है, और वेट ज्यादा, सॉरी ठंडा होगा, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो नीचे आएगा, तो वो कहेंगे स्टेबल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको अभी सर्दियों के दिनों में अर्ली मॉर्निंग ज्यादा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो हैवी होने की वजह से नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब होगी? देखो, जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन इन्वायरमेंट का जो एक नॉर्मल लैप्स रेट हो रहा है, जो हाइट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर कम हो रहा है, नॉर्मली इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, वो कम है, लेकिन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ज्यादा है। आप यूं मानिए एक जो पार्सल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसका तो लैप्स रेट ज्यादा है, यानी कि वो हाइट के साथ जब ऊपर जा रहा है तो उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी कम हो रहा है। लैप्स रेट का मतलब टेम्परेचर का कम होना, और हाई है इन्वायरमेंट से, इसका मतलब जल्दी जल्दी कम हो रहा है। और जल्दी जल्दी किसी पार्सल का या पार्टिकल का टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि वो ठंडा हो रहा है, और डेंसिटी बढ़ेगी तो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो क्या होगा, हमने बात की थी, इसी को हम स्टेबिलिटी कहते हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी हो गई कि नहीं होगी? ठीक है ना। अगर अनस्टेबल की बात करें तो इस कंडीशन को उल्टा कर दीजिए, क्या होगा, यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंट की का लैप्स रेट ज्यादा है, इन्वायरमेंट ज्यादा बेसिकली ठंडा हो रहा है, जो पार्टिकल है वो ज्यादा जल्दी ठंडा नहीं हो रहा, वो गर्म ही है, गर्म है तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका मतलब इसी को हम अनस्टेबिलिटी कहते हैं, मिक्सिंग होगी। तो ये देखिए एब्सोल्यूट अनस्टेबल की बात ये आ गई, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा है। ठीक है, अगर हम कंडीशनली अनस्टेबल की बात करते हैं, कंडीशनली अनस्टेबल, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सैचुरेटेड जो लैप्स रेट है वो है एडियाबेटिक लैप्स रेट, और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है ना हमारे पास, और अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से हमारे पास ये वाली कंडीशन, सिर्फ इतनी कंडीशन देखिए, इस कंडीशन में हमारे पास स्टेबल है कंडीशन, सिर्फ इतना देखिए, ये कंडीशन हमारे पास स्टेबल कंडीशन है, ये पहली कंडीशन बन गई। लेकिन अगर हमारे पास सैचुरेटेड जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो और कम हो गई, यानी कि ये कंडीशन हो गई, यहाँ ईएलआर ज्यादा हो गया, यहाँ पे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा हो गया, तो ये कंडीशन होगी सेकंड। तो अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन अनस्टेबल की आ गई, तो यहाँ पे अगर अनस्टेबल है तो किस में, कंडीशन में अनस्टेबल है, तो क्योंकि सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो कम होना चाहिए, तो दिस विल बी कॉल्ड कंडीशनली अनस्टेबल। इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रल की बात क्या होगी, जब दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है दोनों इक्वल होगी, तो हम कहेंगे ये न्यूट्रल कंडीशन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मोक स्टैक प्लूम एंड एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में। और यहाँ पे जैसे आपको जैसे शेप बनती है, कोन बनता है, कोनिंग की शेप बनती है ना, कोन की बात कर रहे हैं हम, जैसे कोन बन गया एक, है ना, कोन सा बन गया, तो कोनिंग कब बनेगा, कोन कब बनेगा, है ना। कोन शेप आपने देखा होगा ना, कोन आप दिमाग में इमेजिन करिए कोन कैसा होता है, तो कोन कैसा होता है, नहीं कोनिंग की शेप की बात कर रहा हूँ। तो देखो अगर यहाँ पे ज्यादा डिस्पर्शन नहीं हो रहा, अगर कोन बन रहा है तो आपने देखा होगा इस तरह से कोन बन गया, है ना, ये कोन है, ये कोन है, एक तरह से ये बन गया। तो इस कोन में आप कब बन रहा है, क्योंकि ज्यादा डिस्पर्शन तो नहीं है, कोन बन रहा है तो इसका मतलब इमिट पोल्यूटेंट इनटू ए न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर। अगर हमारे पास न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर है, न्यूट्रली स्टेबल की बात कर रहा हूं, न्यूट्रली स्टेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ईएलआर है, एक तो होता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है,
और एक होता है हमारे पास एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात कर रहे थे, ALR की बात कर रहे थे। अगर स्टेबल कंडीशन है तो आपको पता है हमारे पास स्टेबल कंडीशन में ये होना चाहिए, यानी कि एडियाबैटिक लैप्स रेट ज्यादा होना चाहिए। अभी हम पीछे बात करके आए हैं, तब ये ठंडा होगा, नीचे आएगा। और न्यूट्रली स्टेबल का मतलब है ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं है, पास पास ही है, लेकिन ये ज्यादा तो है। एडियाबेटिक लैप्स स्टेबल है तो ज्यादा, यानी कि इसका जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी भी ठंडा नहीं हो रहा, उसके जो लाइन है वो आस पास ही है। तो देखिए यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन है, एडियाबेटिक लैप्स रेट है, और ये जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है। तो आपस में थोड़ी पास पास ही आप देखो, तो इसको हम बोलते हैं ये न्यूट्रली स्टेबल कंडीशन है। और इस न्यूट्रली स्टेबल कंडीशन में किस तरह की शेप बनेगी, दैट विल बी कॉन। तो आपसे पूछ लेते हैं कॉनिंग कब होगा, जब न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रीमली स्टेबल नहीं, न्यूट्रली स्टेबल, ये ध्यान रखें। उसके बाद लूप कब बनता है, जो लूपिंग की बात होती है, जैसे ये मैं करूं लूप ऐसे बनेंगे, है ना, लूप कब बनेगी, कोई चीज के लूप कब बनते हैं, जब अनस्टेबल होगा तभी तो मूवमेंट ज्यादा होगी, अनस्टेबल होगा कोई चीज तभी तो लूपिंग बनता है ना, लूप यानी कि मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। तो द एटमोस्फेयर इज वेरी अनस्टेबल, जब एटमोस्फेयर बहुत अनस्टेबल होगा तो लूप बनेगी, क्योंकि देयर विल बी ए रैपिड वर्टिकल, जो मिक्सिंग होगी वो ज्यादा होगी, अप एंड डाउन। जब इस तरह की कंडीशन होती है, जब अनस्टेबल होता है, वर्टिकल मिक्सिंग ज्यादा होती है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, जो हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो अनस्टेबल वाली कंडीशन है, वो ज्यादा है किससे, जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है उससे ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे ठंडा होने की, इधर ये टेम्परेचर के साथ बात करें, ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, ये ज्यादा है, यानी कि जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, ठीक है ना। और ये डॉटेड है, ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो ये कैसी कंडीशन होगी, अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल कंडीशन होगी, ये ध्यान रखना। और वेरी अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा, वर्टिकल मिक्सिंग ज्यादा होगी, लूपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो फैनिंग। फैनिंग क्या है, एक बेसिकली एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी फैन लाइक, ठीक है ना, मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, बिल्कुल सिमिट्री सी बन गई है ना फैनिंग में, मतलब एक तरह से रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो फैनिंग प्लूम रिजल्ट व्हेन स्टेबल एटमॉस्फेयर ग्रेटली रिस्ट्रिक्ट द डिस्पर्सन ऑफ प्लूम इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब एक तरह से रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो रही है, इस तरह से जा रहा है, तो यानी कि ऊपर ग्रेटली रिस्ट्रिक्शन हो रही है। तो ग्रेटली रिस्ट्रिक्शन हो रही है, इसका मतलब इन्वायरमेंट है वो बहुत ही स्टेबल कंडीशन में, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही, ठीक है ना। तो वही बात होगी, हॉरिजेंटली नहीं, सिर्फ हॉरिजेंटली जा रहा है, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही। तो वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही है, और तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि स्टेबल एटमोस्फेरिक जो है और जो ग्रेटली रिस्ट्रिक्ट है, यानी कि अब देखो कोनिंग में क्या था, हमने बात की कोनिंग में बेसिकली आपका न्यूट्रली स्टेबल की बात हो रही थी, कि जो पास पास स्टेबल तो है, लेकिन जो लैप्स रेट है वो पास पास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन कंडीशन आ गई, लैप्स रेट की बात करें तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फास्ट है, यानी कि एक्सट्रीमली यूं कहें स्टेबल कंडीशन है, तो क्या बनेगी, फैनिंग बन जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्टिकल मिक्सिंग है उसको। देखो यहाँ पे, देखो लैप्स रेट ये है ना, ये एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ठीक है ना, ये कितना जल्दी जल्दी मतलब ज्यादा है, ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, फैनिंग की बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्यूमिगेशन, देखो अब फ्यूमिगेशन की बात करते हैं। फ्यूमिगेशन यूं मान लीजिए कि ये बड़ा मतलब ये डाउनविंड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आएगी, और ये बहुत खतरनाक है जो हमारे लिए, जो नीचे हम रह रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह का होगा, इस तरह का डाउनविंड ज्यादा आएगी। तो व्हेन स्टैक इज अंडर एन इन्वर्जन लेयर, जब हम स्टैक हाइट की बात करते हैं, जैसे अब इस डायग्राम को समझिए, आपका टेम्परेचर यहाँ कम हो रहा था, देखिए आराम से कम हो रहा था, ये देखिए टेम्परेचर कम हो रहा था, एकदम से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि इन्वर्जन लेयर हो रही है। तो अब बेसिकली जो स्टैक की हाइट है, जो ये स्टैक है, ये इन्वर्जन लेयर से क्या है, ऊपर है, सॉरी स्टैक इज अंडर, सॉरी स्टैक है वो अंडर इन्वर्जन लेयर है, यानी कि देखो इसके नीचे बनी है ना, ये इन्वर्जन लेयर है, और स्टैक हाइट नीचे ये इसके। तो अगर वार्म ऊपर है, इन्वर्जन लेयर का मतलब क्या है, अभी हमने बात की थी कि वहां पे नॉर्मल लैप्स रेट नहीं होता, वार्म लेयर ऊपर है, कूल लेयर नीचे है। तो अब ये वार्म ऊपर आ गई इन्वर्जन में, और जो कूल है वो नीचे होगी, तो अब ये ऊपर जाएंगे नहीं पार्टिकल्स, ये कहाँ जाएंगे, ग्राउंड पे ही जाएंगे, है ना। तो अगर आपसे ये पूछे कि जब स्टैक है, जो स्टैक हाइट है वो अंडर इन्वर्जन लेयर है, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, दैट विल बी फ्यूमिगेशन। दो तरह की बात होती है, जब अंडर इन्वर्जन लेयर होती है तब तो फ्यूमिगेशन होता है। अगर आपसे ये पूछूं मैं, अगर जो स्टैक है वो अबो इन्वर्जन लेयर हो,
स्टैक की जो हाइट है अबो इन्वर्जन लेयर हो तो क्या होगा, सोच के बताओ। तो फ्यूमिगेशन क्या है, व्हेन स्टैक इज अंडर इन इन्वर्जन लेयर इमिशन मूव डाउनवर्ड मच मोर इजीली देन अपवर्ड, द रिजल्टिंग फ्यूमिगेशन कैन लीड टू ए ग्रेटली एलिवेटेड डाउनविंड ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां मैंने आंसर बता दिया, इतनी देर में आपने सोचा है, दैट विल बी लॉफ्टिंग, जो हम कंडीशन की बात कर रहे थे ना, व्हेन स्टैक इज अबो एन इन्वर्जन लेयर। अब आपसे एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि दो ऐसी कौन सी कंडीशन है, दो एक दूसरे के अपोजिट है, ऑप्शन दे दिया, तो फ्यूमिगेशन और लॉफ्टिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि फ्यूमिगेशन में क्या है, जो स्टैक हाइट है वो अंडर इन्वर्जन लेयर है, और अगर लॉफ्टिंग की बात करेंगे तो स्टैक हाइट है वो अबो इन्वर्जन लेयर है। तो देखिए यहाँ इन्वर्जन लेयर, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ देखिए यहाँ 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 इन्वर्जन लेयर आ गई, कम होना शुरू हो गया ना टेम्परेचर, ठीक है, तो यानी कि ऊपर वार्म लेयर आ गई, और जो स्टैक हाइट है वो उसके ऊपर है, देखिए ये ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, वेन स्टैक इज अबो इन इन्वर्जन लेयर। तो अगर इन्वर्जन लेयर के अबो है, ठीक है ना, यानी कि नीचे वार्म है ना, इन्वर्जन लेयर नीचे आ गई, वार्म नीचे है और ऊपर कोल्ड ही है, तो अब क्या होगा, वो नीचे तो आएगी नहीं, क्योंकि ये नीचे वाला जो वार्म है ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो हल्का है तो ये दूर दूर तक जाएगा, लॉफ्ट करेगा। तो मिक्सिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज अनइनहिबिटेड, ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है, ऊपर बहेगी, बट डाउनवर्ड मोशन है वो ग्रेटली रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लोफर है, लॉफ्टिंग है, दूर दूर तक भागता रहता है इधर उधर, है ना, बाय द इन्वर्जन स्टेबल एयर विच लॉफ्टिंग हेल्प कीप द पोल्यूटेंट हाई अबो द ग्राउंड, है ना, हाई अबो द ग्राउंड रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि भागता रहेगा, है ना, रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू पीपल लिविंग डाउनविंड, जो नीचे रह रहे हैं वहां पे इतना इश्यू नहीं होगा, ऊपर ऊपर चली जाएगी ये चीजें। तो अब देखिए लोफर होते हैं वो काम के भी होते हैं, ये लॉफ्टिंग है, लोफर काम के हैं, क्योंकि ये नीचे जो लोग रह रहे हैं उसको परेशान नहीं करेंगे, जो बाहर दूर रह रहे हैं उनको परेशान करेंगे। आज लोफर होता है जो आसपास के अपनों को परेशान नहीं करता, वो बाहर ही परेशान करता है, तो ये लॉफ्टिंग होगी। तो हमने फ्यूमिगेशन और लॉफ्टिंग, देखो उल्टा है ना, फ्यूमिगेशन में क्या है, जो स्टैक हाइट है वो अंडर इन्वर्जन लेयर है, अगर बात करें लॉफ्टिंग में तो स्टैक हाइट अबो इन्वर्जन लेयर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स होगी ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस अप्रोच की बात करें हम लॉफ्टिंग की, दिस अप्रोच हाउएवर हैज बीन दैट पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम ऑल स्टैक आर एबल टू ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस एंड मे कॉज अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट सच एज एसिड डिपोजिशन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से बहुत दूर जाएंगे तो बहुत दूर तक ये इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी से रिलेटेड हम गाउशियन प्लूम मॉडल के बारे में बात करते हैं तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। गाउशियन प्लूम मॉडल इज मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूशन मॉडल। It is based on a simple formula that describes the three-dimensional concentration field generated by point source under stationary meteorological and emission condition. The basic Gaussian dispersion model applies to a single point source, ये याद रखना, such as smokestack. It can be modified for line source such as emission from motor vehicle along roads. It can be used for area source also. ठीक है, ये कुछ बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अजम्पशन क्या है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि गाउशियन प्लूम मॉडल में किस तरह का अजम्पशन किया गया है। तो बेसिकली इसमें अजम्पशन किया गया है कि रेट ऑफ इमिशन है सोर्स से वो बिल्कुल कांस्टेंट है। दूसरा, द विंड स्पीड इज कांस्टेंट बोथ इन टाइम एंड विद द एलिवेशन, यानी कि जो विंड स्पीड है वो कांस्टेंट मानी गई है टाइम और एलिवेशन के साथ। तीसरा, द पोल्यूटेंट इज कंजर्वेटिव, यानी कि वहां पे किसी तरह की रिएक्शन नहीं हो रही, पोल्यूटेंट है वो बिल्कुल कंजर्वेटिव है, किसी भी तरह का डिके नहीं हो रहा, ठीक है। और टेरेन है वो बिल्कुल फ्लैट है। ये अजम्पशन किया गया, अजम्पशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि किस किस तरह के अजम्पशन गाउशियन में किया गया है ना। ये बेसिकली डायग्राम है, इसको हम कभी तसल्ली से समझेंगे। और यहाँ पे देखिए ये स्टैक हाइट है और यहाँ डेल एच छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी वेलोसिटी से तो निकलेगा, किसी वेग से तो निकलेगा, किसी विंड तो स्पीड होगी, तो उससे डेल एच और हो जाएगा, तो एक इफेक्टिव हाइट हो जाएगी, एच हो जाएगा। और यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी पोल्यूटेंट्स की, और जहां जहां इससे दूर जाते रहेंगे कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। इसका एक फॉर्मूला है बेसिकली, उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। ये कंसंट्रेशन है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, और ये किसके है, इमिशन रेट के तो प्रोपोर्शनल होती है, जो आपकी किस रेट से इमिशन हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो बेसिकली एवरेज विंड स्पीड है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना है ना। इनवर्सली एकदम एग्जैक्ट इनवर्सली नहीं कह सकते, क्योंकि इसको अगर डेप्थ में जाएंगे
हाँ, हालांकि अगर विंड स्पीड बढ़ती है तो कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन एग्जैक्टली बेसिकली लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर विंड स्पीड की बात आएगी तो स्टैक हाइट जो है, इफेक्टिव हाइट में भी कुछ डिफरेंस आएगा। आप समझिए कोई तेजी से निकल रहा है, कोई धीरे निकल रहा है, जो डेल एच है उसमें भी डिफरेंस आएगा, इसलिए इसका लीनियर रिलेशनशिप नहीं कह सकते। ये डेप्थ में बातें हम करते हैं। और यहाँ पे ये हाइट है, ठीक है ना, स्टैक हाइट, इसका भी इनवर्स है, उल्टा है। अगर स्टैक हाइट ज्यादा होगी तो बेसिकली कंसंट्रेशन है जो वो कम होगी, लेकिन यहाँ पे स्केयर है, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये ध्यान रखना। माइनस में भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा नेगेटिव वाला जो माइनस का निशान आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड है, हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सन कोफिशिएंट और वर्टिकल डिस्पर्सन कोफिशिएंट की बात है, इनसे भी रिलेट बना के क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। अब एक बात करते हैं हीट बजट के बारे में। अगर 100% की बात करें कि 100% सन की हीट आ रही है तो इसमें क्या क्या होता है। 20% है स्केटर्ड होते हैं एंड रिफ्लेक्टेड होते हैं बाय क्लाउड्स। क्लाउड्स के द्वारा कितने स्केटर्ड और रिफ्लेक्टेड होते हैं, 20%। ये हीट बजट से क्वेश्चन आ जाता है। और 51% होता है वो एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के द्वारा, 51%, 51%। और 19% एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स के द्वारा, एब्जॉर्ब बाय। अब यहाँ ध्यान रखना, 51% तो एब्जॉर्ब होगी अर्थ के द्वारा, कितनी, 51%। 19% एब्जॉर्ब होगी जो एटमॉस्फेयर और क्लाउड है उसके द्वारा, ठीक है। 51% अर्थ के द्वारा और 19% होगी एटमॉस्फेयर और क्लाउड के द्वारा। और 20% स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड हुई है क्लाउड्स के द्वारा, और 6% स्कैटर्ड होगी एटमॉस्फेयर के द्वारा, और 4% रिफ्लेक्टेड हो जाएगी बाय द सरफेस। ये इंपॉर्टेंट बजट है, आप प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हुई है। और सोलर सेल की एफिशिएंसी की बात करते हैं, यहां से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि ये सोलर सेल कितना एफिशिएंट है। तो आप एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला याद रखना। आपको वैसे ही पता है कि हमें आउटपुट कितना मिल रहा है और हमने इनपुट कितना दिया है ना, उसी से हमें एफिशिएंसी की बात हो जाए, कितना खाया, कितना काम किया, आउटपुट कितना दिया, इनटू 100 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में एफिशिएंसी की बात हो जाएगी। जैसे एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है कि एक सोलर सेल है, उसका सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें जो करंट डिलीवर है वो 0.1 एम्पियर एट 0.6 वोट। इफ द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन impinging on the solar cell 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। तो क्या होगा, आउट कितना मिल रहा है हमें, इसको हमने इन कितना दिया, इनटू 100, ये हो जाएगा। तो आउट कितना मिल रहा है, डिलीवर ए करंट कितना है, ठीक है ना, 0.1, और कितना वोल्ट कितना है, इनटू 0.6। तो हमारे पास आउट तो ये हो गया। और इन कितना है, हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदल दो, तो 4 इंटू, क्योंकि इतना ही दे रहे हैं ना, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में बदला। और आपको 1 किलो वोट है, याद रखना, वो 1 किलो वोट है, तो यानी कि 1 किलो वोट यानी कि 1 इंटू 1000, तो ये 1000 हो गया, ये हो गया। अब इसको आप कर दीजिए, परसेंटेज इंटू 100 बाद में कर देंगे, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.06 हो गया, क्योंकि 0.1 और 0.6 को करेंगे तो 2 पॉइंट की बात हो जाएगी, तो 0.06 हो गया ऊपर। तो नीचे हो गया, ये प्लस की 3 है, ये माइनस की 4 है, तो माइनस का 1 बच गया, यानी कि 0.4 हो गया। तो ये अगर गई तो हमारे पास ये हो गई, है ना, 4, है ना, 15 चौके 60, तो लगभग 15% आ गया। परसेंट की बात करते हैं तो कितना आ गया, 15%, ठीक है, बिल्कुल। इन और आउट की बात है, यहाँ सोल्व भी कर दिया आपको, है ना। इन कितना दिया है, आप आउट कितना है, V इंटू आई, है ना, तो ये कितना है, ये आउट हो गया और ये इन हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो, परसेंटेज की बात होगी। उसके बाद कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में बात है। क्या है कोरियोलिस इफेक्ट, ये भी पेटेंट सा क्वेश्चन है, हर बार आ जाता है। तो अर्थ की रोटेशन की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है, आपको पता है। और टर्न एयर टुवर्ड द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट इनटू साउदर्न हेमिस्फीयर, यही तो है। तो ये राइट और लेफ्ट का चक्कर है कि किस में टर्न करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट करता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम मैच करते हैं, लैंड ब्रीज सी फिर आ गया। अगर हम आइसोबार की बात करते हैं, है ना, आइसोबार क्या है, तो आइसोबार इक्वल प्रेशर की बात होगी, बार प्रेशर है,
तो ए का आ गया 4। लैंड ब्रीज क्या हो गया, है ना, लैंड जो पहले नाम आया वही आपको याद रखना है। एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड नहीं, है ना, बेसिकली एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी, तो लैंड टू सी, तो ये आ गया, यानी कि बी का 3 आ गया, ए का 4, बी का 3, तो राइट ऑप्शन सेकंड ही दिख रहा है, बिल्कुल आ गया। सी ब्रीज क्या हो जाएगा, सी टू लैंड हो जाएगा, बिल्कुल। और गाइडवे क्या है, बेसिकली ओशन करंट विद सर्कुलर फ्लो, तो ये हो गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपको रेंज पूछ लेते हैं, ठीक है ना, जैसे गामा रेज है, एक्सरे, यूवी, यहाँ पे विजिबल आ गया, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। अगर यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी की बात होती है ना, CGX, UVI, तो आपको पैटर्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वेवलेंथ है, ये बिल्कुल शॉर्टर है ना। आगे जा रहे हो तो देखिए वेवलेंथ बढ़ती हुई जा रही है, वेव की लेंथ जैसे ऐसे, ये वेवलेंथ है ना, तो ये वेवलेंथ बढ़ रही है आगे जा रहे हो तो इधर वेवलेंथ बढ़ रही है। और वेवलेंथ की बात क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम का आपको पोर्शन पूछ लेते हैं, कहां से कहां है, तो 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, ये विजिबल का पूछ लेते हैं। ये सीधा सीधा पूछते हैं कि विजिबल है वो किस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। ये मैं आपको वैसे ही डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद आ जाना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर हम ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं और व्हाइट लाइट यहाँ पे करते हैं तो किस तरह से कलर का डिफ्रेंसिएशन होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडो की, फिर वॉयलेट। ये आपको याद है ना, विबग्योर जो हम याद करते हैं, ठीक है। और वेवलेंथ अगर इसमें सबसे ज्यादा देखोगे तो किसकी है, देखो रेड की है ना, 652 टू 740, और धीरे धीरे जब नीचे आते जाएंगे विबग्योर में तो ये वेवलेंथ है वो नीचे कम होती जाएगी। तो ये बेसिकली जब विजिबल की बात करते हैं तब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपको जब हम कोल की बात करते हैं, 4 प्रकार के कोयले की बात करते हैं, लेंथेनाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज क्या है, किसकी, कार्बन का परसेंटेज। अगर देखो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है तो कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, है ना। और हाइड्रोजन का देखिए परसेंटेज है, यहाँ से अगर इधर जा रहे हैं एंथ्रेसाइट की तरफ तो डिक्रीजिंग में आ रहा है, यानी कि लिग्नाइट में लगभग 5% है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग बीच में 1-2% रहता है, थोड़ा दूर जाते हैं यानी एंथ्रेसाइट की तरफ जाते हैं तो कम ही होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए लिग्नाइट में सबसे ज्यादा है, लगभग 30% है, और धीरे धीरे अगर हम एंथ्रेसाइट की तरफ जाते हैं तो कम हो रहा है। सल्फर कंटेंट की बात करते हैं तो देखो बिटुमिनस में लगभग 4% है, लेकिन एंथ्रेसाइट में 0 है, लिग्नाइट में नहीं है। और वाटर कंटेंट की बात करेंगे तो आपको पता ही है, जितना अच्छा कोयला होगा वाटर कंटेंट है वो कम होता जाएगा। तो एंथ्रेसाइट में ओनली 5% के लगभग वाटर कंटेंट है, और लिग्नाइट में लगभग 70 से 30% है। तो और हीटिंग वैल्यू की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हीटिंग वैल्यू लगभग 15,000 है, किसकी है, एंथ्रेसाइट की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए ये नोट है, द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज प्रेजेंट इन द कोल मैट्रिक्स डिपेंड ऑन रैंक. As rank increases, the amount of methane in the coal matrix increase because the molecular structure of higher rank coal form a structure that has a great capacity to absorb gas and therefore contain more gas. ठीक है, इस नोट को भी नोट की तरह संभाल के रखना है। उसके बाद हम बायोफ्यूल्स की कैटेगरीज की बात करते हैं तो 4 जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, दीज आर मेड फ्रॉम सोर्स सच एज शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट यूजिंग conventional technology. It will be first generation biofuel. Second generation, there are produced from non-food crops, है ना, और portion of food crops that are not edible and considered as a waste, जैसे stem है, husk है, wood chip है and fruit sinks है, ये second generation हो गया। थर्ड जनरेशन की बात करें, these are produced from microorganisms like alga. Example butanol है, microorganism like alga can be growth using land and water and stable or food production. Fourth generation है, in the production of these fuels, crop that are genetically engineered and take a high amount of carbon are grown and harvested as biomass. This will be fourth generation biofuels. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब आगे की जो बात है ना, बेसिकली वो हम बाद में बात करेंगे, जैसे एनारोबिक डाइजेशन ऑफ मीथेन प्रोडक्शन है, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल भी है। चलो ये एक टॉपिक और करवा देता हूं आपको। उसके बाद लास्ट में जो बेसिकली होगा ना, अपना नेक्स्ट सेशन होगा
वो ये देखो, ये सेकंड मैराथन जो होगा वो कल होगा शाम को 5:15 बजे अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कल होगा, याद रखें, लाइव सेशन होगा अपनी ऐप और वेबसाइट पे, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको ये जो बचा हुआ पोर्शन है एक बार ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अनएरोबिक अगर डाइजेशन की बात करें मीथेन की, तो हम 4 स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल शुगर में चेंज हो गया। उसके बाद एसिडोजेनेसिस होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो फैटी एसिड में चेंज हो गए। उसके बाद एसिटोजेनेसिस है, कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। और मेथेनोजेनेसिस, फाइनल कन्वर्जन ऑफ मीथेन, ये एनारोबिक डाइजेशन ऑफ मीथेन प्रोडक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 फेज है, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस, फिर एसिटोजेनेसिस और मेथेनोजेनेसिस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके पास एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट दिया हुआ है, आपको कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा, एक स्मॉल हाइड्रो स्टेशन बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिवर वाटर जनरेशन पावर इफ द फ्लो रेट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर द स्टेशन कैन जनरेट। एज्यूम एफिशिएंसी है आपको दिया हुआ है 0.6, तो कितना पावर वो जनरेट कर सकता है। तो आपको ऐसे पावर जनरेट की बात होती है और काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो पावर की इक्वल टू आपको क्या लिखना है, हाफ याद रखना है, Q इंटू एफिशिएंसी इंटू 1000 और इंटू V का स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्लो रेट है वाटर का वो Q है, यानी कि आपको दिया हुआ है 10 है, ठीक है। एफिशिएंसी आपको दी हुई है 0.6 है, ठीक है, इंटू 1/2 करके, चलिए ठीक है। और 1000 हो गया हमारे पास, इसमें फॉर्मूला में है। और यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है वाटर की वो 3 दी है, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो हमारे पास कितना हो गया 54, और ये हो गया सीधा सीधा 2 का भाग देंगे 54 में 27 आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह का ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास। 6 × 54 हो गया ना, 2 का हो देंगे, बिल्कुल हो गया 27 किलोवाट है, ध्यान रखना, इसलिए वो 1000 हटा दिया। ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 54 है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 27 किलोवाट हो गया। तो ये सारे आपको किस तरह से बात लगी, आपको अच्छा लगा। हाँ, एक चीज और, अगर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो माइक्रो को बोलते हैं अप टू 100 किलोवाट, ये भी पूछ लेते हैं। मिनी बोलते हैं 100 to 2 मेगावाट, ठीक है। माइक्रो क्या है, अप टू 100 किलोवाट। और अगर मिनी की बात करते हैं तो 101 किलोवाट से 2 मेगावाट। स्मॉल की बात करते हैं तो 2 मेगावाट टू 25 मेगावाट, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। और मेगा की बात करें तो मोर देन और इक्वल टू 500 मेगावाट, तो ये मोर देन मेगा में आ जाएगा, मेगा प्रोजेक्ट। तो अपनी ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, अपने चित्त को शांत रखना है। अगेन मैं अपने नए बैच के बारे में बता देता हूं, जो बच्चा सुनना चाहता है कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 1 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, 10 की 10 यूनिट थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और अगर आप इसके साथ कॉम्बो पैकेज पेपर 1 भी ले सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आपकी जो फी है उसमें 40% आपको ऑफ मिलेगा। फीस में कितना परसेंट ऑफ है, 40% ऑफ मिलेगा फीस में। और आपका लाइव सेशन 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 27 जन से आपका लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है। और आप जैसे ही ज्वाइन करते हो रिकॉर्डेड 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाएगी आपको, और उस लाइव सेशन में भी आप इंक्लूड हो जाओगे। और ये आपके पास स्टडी मटेरियल है जो घर पे बाय कोरियर आएगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा से पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो और अपनी वेबसाइट और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने चित्त को आप शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि इसका जो मैराथन 2 होगा वो कल होगा अपनी वेबसाइट या ऐप पे, है ना। एक ही बात, आप वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐप से भी। वेबसाइट अपनी www.swmg.in और मोबाइल ऐप है अपनी SWMG। और क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कल वाली का। और इस क्लास में हम सारी वो बातें करेंगे जो ये बहुत सारे हमारे पास चैप्टर्स और बचे हुए हैं, सब चैप्टर को टच करते हुए निकलेंगे, लास्ट तक हम जाएंगे। तो ये सारा सेशन आप
ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें सब बातें मैं जो आपको स्लाइड्स पे दिखा रहा हूँ, ये सारी बातें हमारी कल होने वाली है। ठीक है, तो आपको कल 5:15 बजे बिल्कुल तैयार रहना है। एक लास्ट टाइम हम बढ़िया सा रिवीजन लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और आज का रिवीजन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे एक बार प्लीज कमेंट करके बताओ, तभी हम नेक्स्ट सेशन के लिए एक बढ़िया एनर्जी के साथ आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें कल करनी होगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कल सारी बातें होंगी। ठीक है, तो अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन आपको नहीं लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और प्लीज एक बार आपको फिर कंफर्म करना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।